डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को चूज किया गया है और उसमें इकोनॉमिक्स बन रहा है क्लास 10th का और उसका चैप्टर 3 है और पार्ट भी 3 बन रहा है। और जितने भी वीडियो बनाए जा चुके हैं सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप सभी को देखेंगे तभी लाभ होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 पार्ट 3। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, जैसे में देखिए मेरे पास है, तो उसका पेज नंबर 42 यानी कि 42 पृष्ठ संख्या ओपन कर लीजिए। देखिए मैं पेज नंबर 42 यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है और इस बुक को बिल्कुल सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको समझ लेना है। उसी से आपको इकोनॉमिक्स की या आर्थिक गतिविधियों की समझ होगी, क्योंकि देखिए इसका शीर्षक भी है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास की समझ। अब बिल्कुल ये सही सटीक ये इसका हेडिंग लिखा गया है कि आपका इससे समझ बढ़ेगा और इसको सभी के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आप आइए, आज हम जो टॉपिक लिए हैं, वैसे ये जो चैप्टर चल रहा है वो मनी एंड क्रेडिट चल रहा है, मुद्रा और साख। और मनी और एंड क्रेडिट में आज हम बताएंगे कि बैंकों की जो लोन एक्टिविटीज है, बैंक जो लोन देते हैं और बैंक की क्या आमदनी है। देखते हैं ना, बहुत जो बैंक है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक है, यूबीआई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और आईसीआईसी बैंक है, तमाम बैंक है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि आखिर ये जो बैंक में इतने जो एम्प्लॉइज होते हैं इनका खर्चा कैसे चलता है और बैंक की क्या आमदनी है। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि बैंक की इनकम क्या है और बैंक एक्चुअली करता क्या है। ये सभी चीजों पर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक की जो लोन एक्टिविटी है, ऋण संबंधी एक्टिविटीज है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, फिर यहाँ पर एक मैं मैप भी बनाया हूं और ऐसा ही मैप आपके बुक में भी बना है, तो इसको मैं समझाऊंगा। जैसे देखिए बैंक है, यहाँ पर ये डिपोजिटर है यानी जमा करता, जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, और यहाँ पर बोरोवर्स हैं यानी कि जो कर्ज लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इसी को आपको समझा देता हूं, फिर मैं ये पढ़ के ये बताऊंगा। तो देखिए ये बैंक है और यहाँ देखिए ये डिपोजिटर्स है यानी जमा करता। आप हम सभी जाते हैं ना बैंक में और बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन भी पैसा जमा हो रहा है और पहले तो बैंक में हम जाते थे, भीड़ होता था, तो वहां पर क्यू में कतार में लगते थे और अपनी पैसा जमा करते थे, और जब हमारी जरूरत होती है तो हम पैसा निकालने भी जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक बैंक है और यहाँ पर एक जमा करता है डिपोजिटर। वो क्या करता है, पीपल मेक डिपोजिट, मतलब जो जमा करता है यहाँ पर पैसा जमा करता है बैंक में आकर। हम हमारे पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है तो हम उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। पहले भी मैं समझाया था कि घर पर रखने से चोरों का डर रहता है, बैंक में जमा कर दीजिएगा तो आपका सुरक्षित बचा रहेगा। साथ ही साथ वो पैसा बढ़ता भी है। वो पैसा क्या होता है, उस पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका दुगुना फायदा है कि एक तो सुरक्षित हो गया, दूसरा कि उसका उस पर इंटरेस्ट भी मिला, ब्याज भी मिला। तो जमा करता क्या करता है, मेक डिपोजिट इन बैंक्स, बैंक में पैसा जमा करता है। और जो जमा करता है उसका दो एक तरह वर्क होता है। एक तो पैसा जमा करता है, जब उसको जरूरत होती है तो पीपल मेक विड्रॉज एंड गेट इंटरेस्ट। जब जरूरत होती है तो पैसा को विड्रॉ करता है, निकालता है। जब हम जमा करेंगे और जब जरूरत होगी तो जाके बैंक से पैसा निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो उसके साथ इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा। देखिए तो बड़ा फायदा हो गया ना। हम पैसा जमा कर दिए, जब पैसा जमा किए तो हमारा पैसा सुरक्षित हो गया
और जब हम कुछ समय के बाद उस पैसे को हम वापस लेंगे तो उस पर हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर बोरोवर्स है, क्योंकि बैंक जब पैसा जमा करता है तो बैंक क्या करता है, अपने पास पैसा थोड़ी है कि जमा करके रखे रहेगा, उस पैसे को बैंक सर्कुलेट करता है, मार्केट में डालता है और उसको बोरोवर्स को देता है, मतलब कर्जदार को। बहुत लोगों को अपनी कई तरह की कामों के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है, ऋण की जरूरत पड़ती है। नहीं, जैसे जो बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए उसको लोन की जरूरत है, या जो बहुत लोग है सर्विस वाले हैं, घर मकान बनाने के लिए हाउस लोन की जरूरत होती है। आजकल के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन की जरूरत होती है, शिक्षा के लिए भी लोन की जरूरत होती है। तो हम कहाँ जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक हमको लोन देता है, पैसा देता है। तो हमारे मन में, आपके मन में बात आती होगी कि बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है। तो वही जो बैंक में जो जमा करता है, जो हम और आप जैसे लोग जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, हम लोग जमा कर देते हैं। उस पैसे को बैंक जो है वह जो कर्जदारों को देता है, बोरोवर्स को देता है, जिसको लोन की जरूरत होती है। तो वो जो बोरोवर्स होते हैं, पीपल टेक लोन, मतलब लोग लोन लेते हैं। और इसके साथ क्या होता है, पीपल रिपे लोन्स विथ इंटरेस्ट। और लोग जब हम जो जितना पैसा लेंगे उस पैसा को जब हम लौटाने जाएंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे, ब्याज के साथ लौटाएंगे, सूद के साथ उस पैसे को वापस करेंगे। और अल्टीमेटली जो पैसा हम जमा करते हैं उस पर जो सूद मिलता है, ठीक है, उससे ज्यादा सूद या इंटरेस्ट लिया जाता है जो पैसा हम बैंक से लेते हैं। बैंक से पैसा जो लेंगे और उस पर जो हम सूद जो देंगे वो हम कुछ ज्यादा सूद देंगे, बैंक का रूल है। और इसीलिए क्या होता है कि बैंक हमेशा फायदे में रहता है, बैंक की आय बढ़ती है, इससे जो बैंक की इनकम है वो इंक्रीज करती है। यही बैंक का इनकम है कि ये लोन में डिफरेंस होता है कि पैसा जो जमा करेंगे उस पर जो लोन मिलेगा, उस पर जो सूद में अंतर होता है कि जो पैसा हम जमा करते हैं, हम ही अपना जाकर 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए तो उस पर जो हमको ब्याज मिलेगा, और 10 लाख रुपया बैंक से हम सपोज कीजिए कि हम लोन ले लेते हैं और फिर हम उसको उसका ब्याज जमा करते हैं, तो जमा पैसे पर हमको कम पैसा सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब पैसा हम बैंक से लोन लेते हैं और उसे वापस लौटाते हैं तो उस पर कुछ ज्यादा सूद के साथ वापस देना होता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है और यही बैंक का इनकम है, यही यहाँ पर समझाया गया है और उसी को आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि बैंक जो है, जो लोग पैसे जमा करते हैं और जो लोग कर्ज लेते हैं, तो बैंक में जितना पैसा जमा होता है सभी बैंक पैसे मार्केट में नहीं डाल देता है, उसका 15% अपने पास रखता है, ठीक है ना, हमेशा। क्योंकि हो सकता है कि जो पैसा जमा किया उसको तुरंत जरूरत पड़ गई पैसे की तो उसको भी बैंक देगा। अब आइए इसको समझते हैं, बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, जमा खाता मतलब वही है कि आपको जमा खाता की मैं बात बताया था, ये सेविंग अकाउंट्स होता है, उसका क्या करते हैं। तो बैंक जो मनी जमा खाता में जमा करते हैं तो उसका क्या करते हैं, यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। मतलब बैंक में जितना पैसा हम लोग जमा करते हैं तो उसका 15% वो अपने पास रखता है बैंक, उसको नहीं किसी को कर्ज में देता है, क्योंकि तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि बैंक के पास हमेशा पैसा होना चाहिए, कभी जो डिपॉजिट करने वाला गया अपने पैसा वापस ले सकता है, तो इसलिए वो नगद में वो उसका कैश हमेशा 50% उसके पास रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि बैंक जो जमा धन का कितना % अपने पास रखता है हमेशा, तो आपका आंसर होगा 15%, 15%। और इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है। और यह एक तरह से प्रावधान किया गया है कि एक दिन में जमाकर्ता कितना पैसा निकालते हैं, तो इससे आइडिया मिल जाता है कि भाई इतना लोग निकाल लेते हैं तो कम से कम इतना पैसा हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। और देख लीजिए, और चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। तो यही कहता है
कि मान लीजिए जितने लोग बैंक में पैसा जमा किए, एक दिन में उसको आइडिया होता है कि इतना ही लोग निकालने के लिए आएंगे, तो इसलिए 15% उसको हमेशा वो रख लेता है। ठीक है। और बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस आ गया कि बैंक में जो बड़ा हिस्सा होता है 15% वो रख लेता है, इसलिए रखता है कि भाई मान लीजिए कि जो पैसा जमा किया है वो जमाकर्ता लेने की रह सकता है। ठीक है, तो 15% रख लिया, लेकिन बाकी 85% जो है बैंक उस पैसे को क्या करता है कि लोगों को लोन देने के लिए, लोन यानी कि उसी को हम ऋण कहते हैं, उसी को हम कर्ज कहते हैं, तो लोगों को कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए यूज करता है, इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है, और मैंने भी समझाया कि कई तरह की आपको आर्थिक एक्टिविटी होती है, उसके लिए ऋण की जरूरत होती है। तो बहुत होम ऋण है, मतलब हाउस लोन है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए कार लोन और व्हीकल लोन भी होता है, तमाम तरह के लिए, पढ़ने के लिए भी एजुकेशन लोन होता है, मैरिज लोन भी होता है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके भी लोन है, बिजनेस व्यापार के लिए भी आपको लोन की जरूरत होती है। तो लोगों को हमेशा कई तरह की लोन की जरूरत होती है। वो तो बैंक के पास जो जमा पैसा होता है, अपने जमा पैसे का 85% उसी लोन में लोगों को देता है। ठीक है। और बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है यानी जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है कर्जदार बोरोवर्स के बीच मध्यस्थता का काम करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बैंक देख रहे हैं यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है कि जिनके पास पैसा है और जिन जो पैसा बैंक से लेना चाहता है, दोनों के बीच में बैंक मध्यस्थ हो गया। ठीक है। पहले क्या होता था कि गांव में बाजारों में लोग होते थे और महाजन कहलाते थे, और वो लोग पैसा लोगों को डायरेक्ट देते थे। अब इसमें मध्यस्थ के रूप में आ गया बैंक, और बैंक जो है वो सरकार के द्वारा गाइड होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइड होता है। उस पर कई तरह के सेबी के कई तरह के रूल्स होते हैं, बैंक पर कई तरह के नियम होते हैं, सरकार के कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों से बैंक चलता है, इसलिए बहुत सेफ है, वो लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। और जो निर्धारित सूद है या इंटरेस्ट का रेट है, उसी रेट पर वो लोगों से इंटरेस्ट वो लेता है या देता है। ठीक है। तो ये बैंक की बात है। तो बैंक सबसे सेफ जगह होता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दिया कि अगर बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो उस पर बैंक आपसे जो इंटरेस्ट या ब्याज आप देगा उससे ज्यादा वो होता है कि बैंक जब कर्जदार से जो इंटरेस्ट लेगा वो ज्यादा लेगा, और जमा जो करने जाएगा उस पर सूद जो है कम देता है बैंक। तो हमेशा ये बैंक में ये बात होती है, और तभी बैंक चल पाता है। तो बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो यही बात आपको बताए कि बैंक जो डिपोजिटर्स को जो बैंक ब्याज देता है और जो बोरोवर्स है यानी कर्जदार है, ठीक है, उनसे जो ब्याज लेता है, ठीक है, इसमें जो अंतर है यही बैंक की आय है। इसी से बैंक इनकम होता है कि अगर बैंक से कर्ज लेंगे तो आपको ज्यादा सूद पर वो कर्ज देगा, लेकिन बैंक में पैसा जमा करने जाइएगा तो आपको कम इंटरेस्ट पर जमा करेगा। तो जो डिफरेंस आया, यही डिफरेंस जो है बैंक का इनकम है, और इसी से बैंक का आय बढ़ती है और बैंक अपने को मेंटेन करता है। तो ये बिल्कुल आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद फिर आपको और चीज पढ़ाएंगे, साख की साख की जो क्रेडिट की कई कंडीशंस होती हैं वो मैं बताऊंगा। छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आप बोर ना हो, आप इसको और बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को समझिए और अपने अर्थव्यवस्था को जानिए। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो, और इसे लाइक और कमेंट भी कीजिए। इसके साथ ही साथ ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि यह क्लास 10th की है, सही बात है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और साथ ही साथ जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम हो, यानी यूपीएससी को हम लोग कंपटीशन में बड़े लेवल का एग्जाम मानते हैं, जिसमें का आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है, और एसएससी में आपको क्लर्की लेवल का एग्जाम होता है। तो छोटा या बड़ा कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये काम आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आपसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको क्रिएट करेगा। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। यह मेरा प्रयास होता है कि जो भी लिखा है उसको सरल तरीके से समझाया, और यही टीचर का काम भी है, क्योंकि मार्केट में तो सभी चीजें हैं, गूगल पर है, ये एनसीईआरटी की मैं किताबें तो बता रहा हूँ आपको, तो किताब में तो हर बात लाइन बाय लाइन लिखा गया है, लेकिन उस चीज को सरलता से आप तक पहुंचा देना, कन्वे कर देना, दिस इज द स्किल ऑफ द टीचर। इसीलिए टीचिंग इज एन आर्ट, इसीलिए शिक्षण एक कला है। तो ये मैं करने का प्रयास करता हूँ, और कितना अच्छा प्रयास हो पाता है आप कमेंट करके बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।